नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और हम लोग आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की ही सियासत की, क्योंकि ये सियासी जो मसला उलझा हुआ है वो अब तक नहीं सुलझा है, बल्कि अब ये और ज्यादा कानूनी होता जा रहा है। शनिवार को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई अन्य राजनीतिक संगठन उसके या उसके संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। असंतुष्ट विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों के एक समूह ने कहा है कि उसने खुद का नाम शिवसेना बाला साहब रख दिया है। अब ये भी है कि एक शिवसेना का जो बागी गुट है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है, क्योंकि नोटिस जो दिया गया है 16 बागी विधायकों को, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि चाहे जो हो हम एमवीए यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है उसको अपना समर्थन जारी रखेंगे। और इस बीच उद्धव ठाकरे का जो खेमा है वो अब थोड़ा आक्रामक हो रहा है। आदित्य ठाकरे आज बागी गुट पर काफी हमलावर रहे। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बागी विधायक पैसे के लिए गुवाहाटी गए हैं। बगावत के लिए एकनाथ शिंदे को सूरत जाना पड़ा और असम में लोग बाढ़ से परेशान हैं और वहां पर बागी विधायक मजे कर रहे हैं। लेकिन जो बागी खेमा है एकनाथ शिंदे का, वहां से भी जवाब आ रहा है। बताते हैं आपको कि एकनाथ शिंदे ने इस पर क्या बयान दिया। एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। और इसी दौरान महाराष्ट्र में डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस दिया है। इन्हें सोमवार तक इसका जवाब देना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, इनके विभाग वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन शिंदे ने इस बीच ये भी मांग की थी कि बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा दी जाए, जिसके लिए राज्यपाल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अब इन सब के बीच में सवाल ये है कि जब बड़ा सवाल ये है, अब सब लोग यही पूछ रहे हैं कि जब एकनाथ शिंदे के साथ बहुमत है, जब बहुमत साथ है, तो गुवाहाटी में क्यों बिछ रही है बिसात। तो यही इस वक्त बड़ा सवाल है कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके साथ जो है वो बहुमत है, लेकिन फिर वो बहुमत आके दिखाएंगे कब, और जो महाराष्ट्र में सियासी पेच उलझा हुआ है वो कब सुलझेगा, क्यों अब तक गुवाहाटी में ही तमाम जो खेमा है वो वहां पर टिका हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तमाम मेहमान। बृजमोहन श्रीवास्तव हैं जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के, आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना के, जयंत मायंकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमोद स्वामी बीजेपी नेता और देशरतन निगम बीजेपी समर्थक। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और महाराष्ट्र में जो ये राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल वहां पर क्या होगा, सरकार जो अभी मौजूदा है वो बचेगी या नई सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बदलेंगे, तमाम चीजें चल रही हैं। सबसे पहले मैं जयंत मायंकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, इस समय आपका क्या सेंस है, क्या लग रहा है आपको अब क्या होगा, क्योंकि शिंदे कैंप जो है उसने सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचा है और डेप्यूटी स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भी दिया है उन लोगों ने। नगमा जी, आपने एंकरिंग करते हुए जो दोनों सेंटेंस कहे वो बिल्कुल सही है। एक तो इनको जो नोटिस दी है वो तो फैक्ट है, और उसका जो नतीजा निकलेगा वो बहुत ही हार्ड रहेगा, जो आपने बोला था सोमवार को उसके। तो ये दोनों फैक्ट है, और एक कानूनी लड़ाई है, ये कानूनी तरीके से ही की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो एक प्रकार से जो 37 है ऐसा जो दावा किया जा रहा था, वो 37 में से 16 निकलने के बाद एक प्रकार से 1/3 के लिए, क्योंकि अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो बचे हुए में 1/3 के लिए कितने लगेंगे, ये पूरे अरिथमेटिक बदल जाता है। और सिर्फ हमारे पास, और जो भले ही मैं खुद मानता हूं, एक पत्रकार हूं, आप भी पत्रकार है, संजय राउत भी पत्रकार है, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार संजय राउत जिस प्रकार की चैलेंजिंग भाषा इस्तेमाल करते हैं उसको हम कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आज जो आदित्य ठाकरे साहब ने जिस प्रकार से कहा है कि आप सूरत क्यों गए, आप गुवाहाटी क्यों गए, क्योंकि इसके लिए तो पैसे के लिए गए, या तो आप थाना में रह के जो आपका गढ़ है वहां रह के कर नहीं सकते थे, वहां रह एक तो फैक्ट है कि आप गुवाहाटी में जाके रणांगण, अगर आपका महाराष्ट्र विधान भवन है तो आप रणांगण में नहीं आके
गए 5-6 दिनों से कहीं और बैठ के बोल रहे कि मैं शिवसेना बाला साहेब नाम का एक पक्ष निकाल रहा हूं। तो इसको जब तक कानूनी, तो जयंत जी, इसका है, मतलब तो ये है कि इसमें सच्चाई है कि जो ताकत का ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना समर्थन है, तो फिर सही आदित्य ठाकरे सवाल उठा रहे हैं कि समर्थन है तो आप क्यों ठाणे छोड़ के वहां चले गए, सब लोग आपके साथ हैं तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आदित्य साहब की, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अगर समर्थन है तो दूसरे दिन, क्योंकि मैं आपको एक पुराना एग्जांपल देता हूं, इसी प्रकार से 80 घंटे के लिए जब अजीत पवार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ बने थे, तब उन्होंने एक जाके लिस्ट बनाई थी कि मैं इस गुट का नेता हूं और मैं जो जहां बोलूंगा वहां ये सब रहेंगे, इसकी वजह से मैं इनके बीजेपी के फेवर में जा रहा हूं। इस प्रकार से उन्होंने लिस्ट दी थी। इस प्रकार से क्या किया है इस वक्त? कुछ भी नहीं है, ये सब हवा में बातें चल रही है। और इसकी वजह से आदित्य ठाकरे ने जो कहा है वो बिल्कुल, अगर, और रणांगण क्या है, रणांगण आसाम है, रणांगण सूरत है, रणांगण तो ये है कि आप विधान भवन में आए, क्योंकि 1999 में एसआर बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अब तो यही है ना, मामला यहीं पे पहुंचा है ना कि देशोत्तम जी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे सब कुछ डिसाइड होगा। और जो आदित्य ठाकरे का बयान है जिसका जिक्र जयंत जी कह रहे हैं कि इसमें सच्चाई दिखती है, अगर समर्थन आपके पास है, अगर ताकत है, तो क्यों आप सूरत और सूरत से गुवाहाटी, ठाणे में क्या हर्ज था? नगमा जी, आप अपना शहर, अपना राज्य छोड़कर क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको थोड़ा सा अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए खतरा होता है। महाराष्ट्र के हालात, आपके साथ मेजॉरिटी है, बहुमत है, लोग आप कह रहे हैं कि सारे शिव सैनिक मेरे साथ हैं, संख्या है, बल है मेरे साथ, तो फिर वो मैं कह रहा हूं सरकार अभी भी उधर है, सरकार इनकी नहीं बनी हुई है, तो इनको थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का डर है थोड़ा सा। और जैसे केतकी चितले को आपने जेल में भेज दिया, वो 1.5 महीने रही क्योंकि उसने सिर्फ पवार के खिलाफ लिख दिया था, या वो छात्र जिसको जेल भेज दिया गया जो अभी भी जेल में है, वहां पर अगर किसी नेता के खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो जेल भेज दिया जाता है। और भी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं ऐसे, जो कि वहां के हालात, और यहां पर तो सत्ता निर्भर करती है एमवीए की, तो उनको ये डर था इसलिए वो वहां गए। और 37 से ज्यादा है आज की डेट में, 40 के करीब है। आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं, आप बता सकते हैं हमें कि अगर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं तो क्या होता है? इन्हें नोटिस दी गई है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो सिर्फ 16 को देना और बाकियों को नहीं देना, इसको हम अंग्रेजी में मेलाफाइड कहते हैं, दुर्भावनापूर्ण दुराग्रह से ग्रसित होना। आपने सबको क्यों नहीं दी? तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में जरूर उठेगा। तो इसी के लिए शिंदे कैंप जो है वो गया हुआ है, वो गए हुए हैं डिप्टी स्पीकर जी। हाँ, वहां पर 2 चीजों को उन्होंने चैलेंज किया है। एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ अजय चौधरी एज लेजिस्लेटिव पार्टी का हेड, दूसरा उन्होंने चैलेंज किया है जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस आया है। डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस में क्या खामी है देशरतन जी? आपको क्या लगता है लीगली इसमें क्या गलत है? देखिए, लीगली नोटिस तो इशू किया जा सकता है। पहला, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने नोटिस तो इशू कर दिया, क्या वो फैसला ले सकते हैं? क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ले आया गया है। अरुणाचल प्रदेश के केस में कहा गया था अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है तब वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये नया स्पीकर, जैसे ही फ्लोर ऑफ द हाउस में आप जाएंगे, नया स्पीकर अपॉइंट होगा, वो डिसाइड करेगा, क्योंकि सबसे पहले ही नया स्पीकर इलेक्ट होता है। इस तरह के केस में जिसके पास मेजोरिटी होती है वो अपना नया स्पीकर इलेक्ट करता है। इस नोटिस का आप कह रहे हैं कि कोई खास मतलब नहीं है? नहीं, मतलब देखिए, इसको स्टे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, जो कि कोर्ट ही फैसला अपना देगा। मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूं कि वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि ये जो डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये जो नोटिस दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास शिंदे कैंप गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि तो मैलाफाइड इंटेंशन की भी आप बात कर रहे हैं, दूसरे आपने कहा 2 पिटिशंस डाले गए हैं ना, एक तो शिंदे कैंप जो गया है डेप्यूटी स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पे, दूसरा अजय चौधरी के अपॉइंटमेंट पे। हमारे साथ प्रवक्ता भी हैं शिवसेना के, आपसे जानना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा इसमें और बोल दूं। हाँ जी, बोलिए, ठीक है। देखिए, इसमें सबको मालूम है कि एक जनता में किस तरह की अफवाह सी उड़ रही थी कि अगर 2/3 बहुमत होगा तो सरकार गिर जाएगी। हाँ। वो नहीं है। आपका पैरा 4 10 शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि वो सिर्फ अगर आप किसी और दल से मिल जाएंगे 2/3 बहुमत के साथ, तब आप पे ये डिस्क्वालिफिकेशन लॉ नहीं लगेगा जी। तो इसलिए यहां पर मर्जर बहुत जरूरी है अगर किसी तरीके से आपको डिस्क्वालिफिकेशन लॉ से बचना है। और ये सारी चीजें आपकी असेंबली के फ्लोर पे ही डिसाइड होंगी। हाँ। और गवर्नर को यहाँ पर वो हक है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माने या ना माने, वो अपने हिसाब से भी बुला सकता है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है पहले। तो इस समय जो स्थिति है उस पर तो डिस्क्वालिफिकेशन तो हो सकती है इनकी, क्योंकि मर्जर कोई दल के साथ हुआ नहीं है 2/3 का। प्रमोद जी,
उन्होंने अपना कोई वो भी नहीं किया है कि उन्होंने अलग से कोई दल बना लिया, उन्होंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया और है, ना वो बीजेपी के साथ अभी गए, वो ना गए हैं, तो ये इसलिए अभी ये प्री मैच्योर हो गया है सब कुछ। हाँ प्रमोद जी, आपको एक सवाल एक तो ये भी उठ रहा है, एक तो उनको डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, दूसरी सवाल बार बार ये उठता है कि उनके पास संख्या बल है, बावजूद इसके अगर शिंदे के साथ लोग हैं तो वो क्यों पहले सूरत उसके गुवाहाटी में बैठे, इधर महाराष्ट्र में स्थिति डावाडोल है अभी भी, और दूसरी तरफ जो दूसरा कैंप, अब तो दो खेमे में बटी हुई शिवसेना है, वो अब आक्रामक दिख रही है। आपने सवाल आज सुने, हमलावर थे आदित्य ठाकरे, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, इसके पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि उनके ऊपर में सुरक्षा का खतरा है। जी, तो देश रतन जी ने बताया ये बात। हाँ, ये इस बात को उन्होंने बताया। और दूसरी बात, अगर आप संजय राउत का बयान अगर सुने तो उनके बयान में बयान कम है, वो धमकी ज्यादा है। सर इसमें एक बात है, मैं सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूं, क्योंकि उसके इंटरप्रिटेशन में बहुत, उन्होंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि उनकी आत्मा जो है वो मर गई है, अगर वो लौटते हैं तो, मतलब उनका ये कहना नहीं था कि आप आएंगे तो शव आएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा नहीं। आप मेरे को बोलने दीजिए, आप अपना आकलन करिए, आप स्वतंत्र आकलन करने के लिए। आज राज्यपाल महोदय ने भी डीजीपी को कहा है चिट्ठी लिख करके कि विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। राज्यपाल का डीजीपी को चिट्ठी लिखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसको आप छोटी बात नहीं कह सकते। ठीक है, और संजय राउत आप कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं? नहीं, वो दे रहे हैं, वो तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। जिस तरह से विधायकों के घर में प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इससे विधायकों को लग रहा है कि उनकी सुरक्षा जो है वो महाराष्ट्र में शायद सुरक्षित वो नहीं है। हाँ। हालांकि वो विधायक इस बात पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, इस पे मैं ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन संजय राउत के बयान और शिवसैनिकों की विधायकों के ऊपर में जो आक्रामक रुख है, इसमें दो चीजें हो सकती है। अगर शिंदे ग्रुप भी उसी तरह से अगर जवाब उनकी भाषा में ही जवाब देने लग जाए तो फिर ये कन्फ्रंटेशन जो है ये हिंसात्मक रूप भी ले सकता है। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो है वो ग्राउंड सेट है संजय राउत के बयान से हिंसा। एक मैं अपनी बात कंप्लीट, मैं ये कह रहा हूं कि शायद एकनाथ शिंदे जी उस कन्फ्रंटेशन वाली लाइन में जाना नहीं चाहते हैं, तो वो उस कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए बाकी जो प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से प्रक्रिया तय होगी सुप्रीम कोर्ट, और इसलिए वो गुवाहाटी में है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा और फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात का निर्णय होगा कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी जाएगी। दूसरी बात इससे ये समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि शिंदे जी नहीं चाहते कन्फ्रंटेशन, लेकिन संजय राउत जैसा बयान दे रहे हैं वो एक तरह से कन्फ्रंटेशनल बात। शिंदे जी का एक भी बयान ऐसा नहीं आया जिसमें आपको हिंसात्मक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं संजय राउत। आनंद दुबे हमारे साथ हैं। रावत जी के संजय रावत के बयान में धमकी बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, उस धमकी के बाद देखिए जब 55 में से जब 40 विधायक जब उद्धव जी का साथ छोड़ गए थे तो वो सीएम हाउस उन्होंने छोड़ दिया था। उनको लग गया कि मेरी सरकार जा रही, इसीलिए वो, नहीं तो सीएम हाउस उनको छोड़ने की क्या आवश्यकता थी। दो बातें हैं, एक पर पहले मैं प्रतिक्रिया ले लूं कि चाणक्य नीति ने उनको कन्फ्रंटेशन करने के लिए उनको सुझाव दिया और उसके बाद में आप देखिए कन्फ्रंटेशन वाली लाइन में शिवसेना जा रही है। ठीक है प्रमोद जी, हमारे साथ यहां पर शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं, आनंद दुबे हैं, एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं। आनंद दुबे, आपकी प्रतिक्रिया? इन्होंने साफ कहा है प्रमोद जी ने कि हिंसात्मक शब्द का प्रयोग संजय राउत ने कहा है और धमकी है ये। नगमा जी, बहुत ही संयम से पहले मैं देश रतन निगम जी से पूछना चाहता हूं, सर आप किस राज्य से हैं? मुझे खाली आप अपने राज्य का नाम बताइए। आप महाराष्ट्र से हैं? इससे क्या मतलब है? आप अपना नहीं, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, कुछ बताना है आपको, कुछ बताना है। नहीं दुबे जी, आपका तो मैंने राज्य नहीं पूछा ना। नहीं, मैं तो मुंबई से हूँ। आप कहाँ से हैं सर? सर आप कहाँ से? हम कहीं से भी हो, हम उत्तर प्रदेश के हैं। नगमा जी योगी जी के राज्य से। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं देश रतन निगम, मुझे आपत्ति है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है इसे बंद किया जाए। नगमा जी, आप जरूर कभी न कभी मुंबई आई होंगी, क्या बिना किसी गलती को आपको कभी पुलिस ने पकड़ के हवालात में बंद कर दिया? नहीं किया होगा। हमारे महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस पूरे विश्व में जानी जाती है। तो यहाँ की पुलिस लोगों को डराती है, बंद करती है, झूठे केसों में अंदर डाल देती है। ये हमारे महाराष्ट्र के चरित्र को बदनाम करना बंद करिए, पहली बात। अब आता हूं असली मुद्दे पर। आज छठा दिन है, पहले दिन से टेलीविजन पर देख रहा हूं कि हमारी सरकार अब गिर जाएगी, कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी, मंगलवार से आज रविवार हो गया। यदि आपके पास 37 से ज्यादा विधायक हैं, सिंपल सी बात है, आप महाराष्ट्र आइए,
आप कोश्यारी जी से मिलिए, कहिए कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है, फ्लोर टेस्ट पे जाना चाहिए, हम अपनी सरकार गिरा देंगे क्योंकि आपके हिसाब से हमारे पास संख्या बल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 6 दिनों से शिवसेना को एक बड़ी बड़ी हेडिंग दी जा रही है, शिवसेना खत्म हो गई, असली शिवसेना किसकी है? क्या अब उद्धव ठाकरे जी समाप्त हो गए? क्या अब एकनाथ शिंदे बनेंगे पावरफुल? नगमा जी, बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जब किसी पार्टी को ऐसे बदनाम किया जाता है। अरे अच्छी खासी हमारी सरकार चल रही थी, रातों रात उसको तोड़ने का काम किया जाता है। महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता देख रही है जिस प्रकार चार्टर्ड विमान और होटलों का उपयोग हो रहा है। बड़ौदा में बड़े बड़े नेता रात के 2 बजे से 4 बजे मिल रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां वहां वो सरकारें बनाना चाहती है। ठीक है, बीजेपी के लिए हमारे पर दरवाजे, एक मिनट आनंद जी, आपने अपनी बात कही, मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन एक बात आपसे कहूं कि आपने जो कहा कि अच्छी खासी सरकार चल रही थी और हेडिंग दी जा रही है कि क्या शिवसेना टूट गई, वो इसलिए क्योंकि संख्या बल आपके साथ दिख नहीं रहा था। आपकी चाहे मीटिंग्स हो या जो, शिंदे जी के साथ में ज्यादा लोग दिख रहे थे। तो ये सवाल तो उठेंगे ही कि क्या शिवसेना टूट गई। आपके अलावा एनसीपी में शरद पवार ये कहते हैं कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, कुछ गड़बड़ तो है शिवसेना में। लोगों ने शिकायत की है, आपके विधायकों ने शिकायत की है कि समय नहीं देते थे मुख्यमंत्री। नगमा जी, सारी बात मानता हूं। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं उल्टा, क्या विधायक ही पार्टी होते हैं? लाखों करोड़ों लोगों के हाँ होते हैं विधिमंडल के, और वो विधायक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमें मिलने का समय नहीं देते। तो ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं कोई समस्या थी। मुख्यमंत्री जी ने माना कि हाँ, मैं कोरोना में 1.5-2 साल बहुत व्यस्त रहा, उसके बाद मैं बीमार हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, 1.5-2 महीने मैं अस्पताल में रहा, मैं किस मुसीबतों से गुजरा हूं देश जानता है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि हाँ मैं अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, तो मुझे कह देते, मैं इस्तीफा दे देता। लेकिन सूरत से बड़ौदा, अपना सूरत से गुवाहाटी जाना और वहां से जाकर चोरी छुपे वहां से ललकारना और ये कहना कि हम डरे हुए हैं, और एक तरफ कहना कि हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। अरे बाला साहब ठाकरे का नगमा जी शिवसैनिक कभी डरता है क्या? कमाल की बात है। एक तरफ कहते हो कि हम शेर के बच्चे हैं और एक तरफ कहते हो कि हम बिल्ली हैं। तो अगर वो बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं तो उन्हें यही रहना चाहिए था प्रमोद जी, यहाँ ठाणे में, और यहीं पे प्रोटेस्ट करना चाहिए था और उद्धव ठाकरे के सामने जाके शिकायत करनी चाहिए थी कि हम नहीं चाहते कि आप यहाँ हमारे मुख्यमंत्री हो। वहां क्यों चले गए? पर मैं बृजमोहन श्रीवास्तव को पहले एक मिनट शामिल करना चाहती हूँ चर्चा में। आपके पास आऊंगी प्रमोद जी, एक सेकंड। बृजमोहन जी, मैं आप उस महाविकास अघाड़ी के हिस्सा हैं। शरद पवार बार बार कह रहे हैं कि आप साथ रहेंगे, हर हालत में समर्थन देंगे, क्योंकि गुटबाजी हो रही है। कोई दावा कर रहा है कि हम असली शिव सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के नाम लेकर एक फैक्शन बन रहा है। दुविधा में है एनसीपी? दुविधा में बिल्कुल भी नहीं है एनसीपी। नगमा, देखिए कि जो पहले दिन आदरणीय शरद पवार साहब ने दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था, उस समय तक ये जानकारी थी कि यह मामला चूंकि शिवसेना के बीच का है और हम लोग ये विश्वास रखते हैं कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना के अंदर होने वाले किसी भी मामले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, इसलिए आदरणीय शरद पवार जी ने कहा था। लेकिन 2 रोज बाद जब ये मामला और सामने आया कि ये खाली शिवसेना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक भारत का शक्तिशाली राजनीतिक दल जिसके बारे में कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने भी कहा, जब वो सामने दिखा तो लगा कि ये महाविकास अघाड़ी को लेकर ही पूरा सारा मामला चल रहा है। तो आदरणीय शरद पवार साहब ने फिर ये तय किया कि इस पूरे मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ महाविकास अघाड़ी का एक अंग है और हम लोग पूरी शक्ति के साथ इस सरकार के बचाव के लिए काम करेंगे, जो कि हमारा नैतिक दायित्व है। तो इसमें हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है उस दिन से प्रतिदिन हमारी सरकार को हटाने की कोशिश होती है और प्रतिदिन उसको बचाने का हम लोग संघर्ष करके उनको सामने वालों को पराजित करते हैं। ये इस बार भी पराजित कर पाएंगे? इस बार पराजित, क्योंकि इस बार तो संख्या ही नहीं है और अब बार बार ये सवाल तो उठ रहे हैं कि क्यों गुवाहाटी में चले गए और क्यों नहीं यहां आकर क्लेम करते हैं कि उनके पास स्ट्रेंथ है और फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये टेस्ट हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं मैं, क्योंकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है। इसका जवाब मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया है और ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक की, और बड़ा सवाल ये कि एकनाथ शिंदे के पास संख्या बल है तो वो गुवाहाटी में ही अभी क्यों है, यहां क्यों नहीं आते महाराष्ट्र में और दावा करें कि वो सरकार बना सकते हैं। वैसे ये पूरा मामला जो है अब कोर्ट भी पहुंच गया है और अब कानूनी दांव पेच इसमें जुड़ गए हैं। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।
तो हम लोग में चर्चा महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की, अभी भी किस तरह सुलझेगी ये गुत्थी, ये समझ में नहीं आ रहा है। कई चीजें हुई हैं, मामला अब कोर्ट में भी है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अब यहां पर हो क्या रहा है। प्रमोद स्वामी, आप जवाब देना चाहते थे, इसके पहले चर्चा हो रही थी और एक आरोप भी लगा था कि किस तरह से ये लोग सूरत से जाके गुवाहाटी में बैठे हैं और यहां पर उनको बगावत की हिम्मत नहीं थी, उनके पास संख्या बल था, तब भी आपने सुना आनंद दुबे ने क्या कहा, आपका जवाब? देखिए, एक देश एक माटी, कश्मीर हो या गुवाहाटी, ये मूल प्रश्न यहाँ ये है कि क्या शिवसेना के पास में बहुमत है या नहीं है। मूल प्रश्न यही है। तो क्या शिंदे साहब के पास बहुमत है या नहीं है, वही वो सवाल कर रहे थे कि वो महाराष्ट्र आके ये साबित क्यों नहीं करते? ये तय तो फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा ना, ये यहाँ हम टीवी चैनल में डिबेट एग्जैक्टली, तो यही फिर वो दूसरी तरफ से भी कह सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी इसके पहले आपने आदित्य ठाकरे जी का एक स्टेटमेंट सुनवाया कि वो पैसे के लिए गए हैं। तो पैसे के लिए तो 100 करोड़ की उगाही के लिए इनके गृह मंत्री साहब जेल की हवा खा चुके हैं। तो कैसी सरकार ये चला रहे हैं, ये पूरे देश की जनता जानती है। इन्होंने दूसरी बात कही महाअघाड़ी की, तो मैं एक सवाल इनसे करना चाहता हूं कि क्या चुनाव के पहले आपने गठबंधन किया था? आपका गठबंधन था कांग्रेस का एनसीपी के साथ, और कांग्रेस को, एनसीपी को मिली 53 सीटें और कांग्रेस को 44, दोनों को मिलाकर के सीटों की संख्या हुई 97। और शिवसेना ने गठबंधन किया था बीजेपी से, बीजेपी को मिली 106 सीटें, शिवसेना को मिली 55 सीटें और दोनों को मिलाकर के सीटें मिली 161। 161 वाली पार्टी बड़ी पार्टी हुई है, 97 वाली पार्टी बड़ी पार्टी। प्रमोद जी, ये दुख अब तक नहीं गया है कि आपके साथ धोखा किया इन लोगों ने? प्लीज, इन्होंने धोखा किया महाराष्ट्र की जनता के साथ। इन्होंने अलायंस किया, कांग्रेस एनसीपी का अलायंस था, बीजेपी और शिवसेना का। फिर इन्होंने जब महाराष्ट्र की जनता के साथ ब्रिजमोहन जी के साथ अलायंस करके वोट मांगते हैं, क्यों नहीं वोट मांगने गए? ठीक है, जयंत मायंकर भी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिजमोहन जी भी सुन लिया हमने आपका, प्रमोद स्वामी, कि धोखा दिया इन लोगों ने, अलायंस भी इनका गड़बड़ था, आपके साथ अलायंस था, बाद में अलायंस हुआ। प्रमोद जी, सॉरी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात की, पर अगर ये कभी बिहार की तरफ देख लेते तो शायद उनको एहसास हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में क्या किया। बिहार में तो इनको महाराष्ट्र में तो दिख रहा है, लेकिन बिहार इनको नहीं दिख रहा है, जहां पर कि इन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर सरकार बना ली और आदरणीय तेजस्वी यादव, कांग्रेस और बाकी दलों को छोड़ दिया। तो ये बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं नगमा जी, ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, महाराष्ट्र के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। स्वामी जी, मैंने आपकी बात को सुन लीजिए प्लीज। ये महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की आर्थिक राजनीति महाराष्ट्र पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। आज उसको प्रभावित करने का काम पहले दिन से चल रहा है। इसको पहले जो वहां की जो बैकबोन है फिल्म इंडस्ट्री, उसके लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए तरह तरह के। उसके बाद इन्होंने वहां पे ड्रग्स को लेके बहुत सारी बातें की। इसके अलावा ये वहां के जो और भी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने प्रभावित करने का काम किया। ये सारा की 100 करोड़ की उगाही पे नहीं बोलेंगे, 100 करोड़ की उगाही पे भी कुछ बोल दीजिए, उस पे नहीं बोलेंगे क्या? किस पे बताइए? किस पे उगाही में जो आपका गृह मंत्री जेल में, उस पे नहीं बोलेंगे, पुलिस के अधिकारी जेल में, उस पे नहीं बोलेंगे, उसमें भी प्रकाश डाल दीजिए। बोल रहे हैं, सुनिए, बोल रहे हैं। चांदीवाला आयोग जो बना, उस चांदीवाला आयोग में परमवीर सिंह जी ने और सचिन वाजे ने रिटर्न स्टेटमेंट देने के साथ एफिडेविट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, खाली हमारे पास शब्द हैं जिसके आधार पर हमने ये आरोप लगाया था। और आज इतने लंबे समय के बाद भी ना तो सीबीआई, ना ईडी, ना कोई दूसरी और एजेंसी आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाई है कि आदरणीय अनिल देशमुख जी ने 1 रुपया भी किसी से लिया है। ये है उसका जवाब। दूसरी बात, प्लीज, अब चूंकि उन्होंने बात की तो प्लीज सर, पर हमारे पास इतना समय, अगर हम उखाड़ने लगे गड़े मुर्दे की किस पार्टी के ऊपर क्या करप्शन चार्जेस हैं, तो इतना समय है नहीं। जो मौजूदा मुद्दा है मैं उस पर लौटना चाहती हूँ। महाविकास अघाड़ी की सरकार पूरी तौर से सुरक्षित है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। हम लोग वहां पर बहुमत के साथ सरकार का संचालन कर रहे हैं और आम आदमी के हित के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी शक्ति के साथ आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। महाविकास अघाड़ी की सरकार सुरक्षित है, ये आप कह रहे हैं। आगे क्या होगा, हमारे पास जवाब देना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं देशरत्न निगम और आनंद दुबे। पर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं। आनंद दुबे जी और देशरत्न निगम, आपके पास आऊंगी इस ब्रेक के बाद।
महाराष्ट्र की राजनीति और वहां पे चल रही उठापटक पर हम चर्चा कर रहे हैं। देशरत्न निगम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पूरे पैनल के अलावा। और देशरत्न निगम जी, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, तो मैं पहले आपके पास आऊंगी, उसके बाद में शिवसेना प्रवक्ता हमारे साथ हैं आनंद दुबे, उनका जवाब चाहूंगी। जी नगमा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज तक मैं नहीं समझता हमारे पैनल ने किसी भी महाराष्ट्र मराठा की अस्मिता पे किसी ने सवाल उठाई है। मराठा वो जिन्होंने मुगलों को इस देश से भगाया, और उनके लिए इतना आदर सम्मान है इस पूरे देश में कि कोई उस अस्मिता को क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। आपने शुरुआत में कहा कि वो महाराष्ट्र से इसलिए गए क्योंकि सरकार जो है किसी को भी उठा के पुलिस जो है बंद कर दे रही है जेल में, और अपने सरकार की बात थी, मराठा अस्मिता की बात नहीं थी। और जैसा अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, उन्हें जेल भेजा गया, या आप देखें नवनीत राणा और उनके हस्बैंड को भेजा गया, या पालगढ़ साधुओं के साथ जो हुआ, जो हिंदुत्व की समावेशी विचारधारा से ये भटक गए थे। इसका और ये एमएलए ये जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको वहां से साफ समाचार मिल रहा था कि कहीं ना कहीं जो वोटर है वो अलग हो रहा है शिवसेना से। और आपने बड़े नेताओं ने तो ऊपर हाथ मिला लिए, लेकिन वोटर एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ नहीं मिल पाया। तो ये बात साफ जाहिर हो रही थी इन एमएलए को, और उसको बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। आनंद जी, दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि देखिए, इस वक्त जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मैं तो यही चाहूंगा, अगर आपके पास नंबर नहीं है और जो लग रहा है कि नहीं है, तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। हो सकता है कल को सारी चीजें वापस फिर से ठीक हो जाएं और हिंदुत्व की विचारधारा पे भाजपा और शिवसेना दोनों फिर से एक साथ चले। ठीक है, तो मैं एक मिनट जवाब ले लूं आनंद दुबे से, समय कम है मेरे पास। आनंद दुबे जी ने कई बात कही देशरत्न निगम ने, एक तो आपके पास संख्या नहीं है तो इस्तीफा दे दें, एक वो कह रहे हैं शिवसेना भाजपा साथ आ जाए, लोगों का साथ छूट गया आपसे, और ये कि वहां पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, बहुत सारे लोगों पर जेल भेजा गया, एक्ट्रेसेस पे, नवनीत राणा पे, उसकी बात वो उठा रहे हैं। तो एक तो ये मोटी बात है, आपका क्या जवाब है कि लोग आपसे अलग हो गए हैं, आपने बड़े नेताओं का साथ ले लिया? नगमा जी, आज छठा दिन है बागी विधायकों के पर्यटन का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब उसमें से कुछ विधायक विचलित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से 21 विधायक संपर्क में, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, 21 विधायक बागी जो हैं वो संपर्क में हैं। वो आत्मबोध की ग्लानि कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे आत्मग्लानि हो रही है मुख्यमंत्री जी, हम लोग यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन अब 30 तारीख तक हमारा होटल आगे बढ़ा दिया गया है, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कब मुंबई आएंगे। 21 जो है वो साथ आ सकते हैं वापस? बिल्कुल आ सकते हैं। 21 लोग अपने परिवार के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हम आ तो गए थे, लेकिन जिस प्रकार नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल लौट गए, हम भी लौटना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यहां से चार्टर्ड विमान के अलावा नहीं जा सकते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात स्वामी जी के लिए, प्रमोद जी के लिए, कि बीजेपी का और हमारा वो संबंध है कि जो कर रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी, जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो ऐसे मित्र हमारे साथ हैं, तो हमें हिंदुत्व का क्या हम करें, किसके साथ जाएं, हम तो समझ नहीं पा रहे। ठीक है, हमारा समय इतना ही है, समय इतना ही। लेकिन मैं वरिष्ठ पत्रकार जयंत माइनकर से एक कमेंट चाहूंगी। जयंत जी, 1 मिनट सर, समय इतना। जयंत जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। तो इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा क्यों लूटा? हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबरी पे सवाल उठा रहे हैं और कारवा क्यों लूटा, ये जवाब देना है शिवसेना को। एक सेकंड में जयंत माइनकर से जानना चाह रही हूं कि सर, अब जो 21 लोगों के लौटने की भी संभावना, आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए उम्मीद बाकी है? बिल्कुल बाकी है, क्योंकि ये जो 16 को नोटिस दी गई, नोटिस कितनों को दी जाए, 37 को दी जाए, ये भी उनसे ही पूछे। इनको लगा कि हमारे पास, यानी उद्धव ठाकरे के पास ये मेच्योरिटी नहीं, इसलिए रिजाइन करे, क्योंकि ये बात पहले दिन से आ रही है। जिस दिन 16 को नोटिस गई उस दिन से बताया जा रहा है कि बाकी 21 लोग हमसे बात कर रहे हैं। ये खुद संजय राउत ने बोला है और सभी लोग बता रहे हैं कि वी आर इन टच। इनके फैमिली मेंबर्स बोल रहे, तो इनमें से आधे से ज्यादा पक्का आने की संभावना है। और इसके लिए एक प्रकार से डिवाइड हो चुका है कि 16 लोग चले जाएंगे, तो वैसे वो 2/3 डिफेक्शन का जो मामला है वहां से वो कम हो जाएंगे। इसके लिए वो जो उनका वो दावा जो है कि हमारे पास 33 है,
वो भी वहां से हट जाएंगे। जी। और एक प्रकार से वो एकनाथ शिंदे का दूध कहीं भी नहीं रह पाएगा। अब इसको काउंटर करने के लिए फिर महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर है क्या, फिर नवनीत राणा के साथ क्या होता? अरे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको मुख्यमंत्री के घर के सामने की ही जगह मिली थी, आपको बाकी कहीं जगह नहीं मिली थी। ये सवाल हम आपसे नहीं पूछ सकते। फिर आप साधु निकालेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। जयंत जी, आपको यहाँ पे रोक रही हूं इसलिए क्योंकि इतना ही समय पर, जैसा आपने कहा महत्वपूर्ण बात, एक शिवसेना बीजेपी तो एक दूसरे पे शेरो शायरी भी कर रही है और बीजेपी सवाल उठा रही है कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां लुटा क्यों। लेकिन आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए अभी उम्मीद बाकी है और खेल खत्म हुआ नहीं है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद अब तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, उनका जो खेमा है वो अब थोड़ा आक्रामक दिख रहा है और आदित्य ठाकरे आज बागी गुट पर हमलावर नजर आए। आदित्य ठाकरे ने इस महासंग्राम जो छिड़ा है महाराष्ट्र में, उस पर कहा है कि बागी विधायक पैसे के लिए गुवाहाटी गए हुए हैं और बगावत के लिए एकनाथ शिंदे को सूरत क्यों जाना पड़ा। असम में लोग बाढ़ से परेशान हैं और बागी विधायक वहां पर मजे कर रहे हैं। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि अगर उनको बगावत करना था तो वो यहां पर ठाणे में रहकर भी सवाल उठा सकते थे। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्यों उन्हें सूरत और उसके बाद वहां से असम जाना पड़ा। तो आज हम लोग में इतना ही।